सब लोग यहां पे, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। मान लीजिए मैं हूं एक ऑडिटर, मुझे एक कंपनी की ऑडिट करते समय वहां पर कोई फ्रॉड मिला, क्या करना होगा? सब लोग ध्यान से, ये मैं ऑडिटर हूं, while I was auditing financial statements, very important section 143 subsection 12, very important, fraud reporting by auditor। ये मैं जब ऑडिट कर रहा था मुझे मिला एक फ्रॉड, मुझे सबसे पहले उस फ्रॉड के बारे में किसे बताना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी। सबसे पहले आई हैव टू रिपोर्ट, एंड नॉट जस्ट एंड I just do not have to give them a report. I have to ask for a justification. अरे मैं तुम्हारा ही तो ऑडिट करने आया हूं, तुम्हारी कंपनी के अंदर ये फ्रॉड कैसे हो गया? I'll give them a report and I'll ask for a justification. सब लोग ध्यान से, ये रिपोर्ट मुझे देनी है जैसे मुझे फ्रॉड मिला ना उसी टाइम, जैसे फ्रॉड मिला लगेज मुझे उसी टाइम पे एक रिपोर्ट देनी है उन लोगों को, बट नॉट लेटर देन 2 days। मतलब हाथों हाथ देनी है, बट थोड़ा डिले भी हो गया तो भी 2 days के अंदर तो उनको बोलना ही है और उनसे जस्टिफिकेशन मांगना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुझे उस पे उनका कमेंट, उस पे उनका रीजन, उनका जो जस्टिफिकेशन है वो उन्हें मुझे देना है विद इन 45 days। कि ये लोग उनको फ्रॉड के बारे में तह तक जाएंगे, एम्प्लॉय से पूछेंगे, सारी चीजें कर ली और उसके बाद में इन्हें मुझे रिपोर्ट दे देनी है विद इन 45 days। मेरे पास क्या गया? जो फ्रॉड की रिपोर्ट थी और इस पे इनका जस्टिफिकेशन। नाउ दिस ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या देना है? सब लोग ध्यान से, सबसे पहले तो वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के साथ में उनका जो जस्टिफिकेशन आया, इस जस्टिफिकेशन पे मेरा क्या कमेंट है? मैं क्या सेटिस्फाइड हूं एज ए ऑडिटर कि हाँ उनका जस्टिफिकेशन सही है यार, क्या कि नहीं यार ये लोग कोई मतलब नहीं है, ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, तो मुझे उसके ऊपर मेरा कमेंट देना है और ये सारी चीजें मुझे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी है विद इन 15 days। दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। बड़ा इजी है, मैं ऑडिटर हूं, मुझे जैसे ही मिला सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? बीओडी या ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी तो उसको बोलूंगा, नहीं तो बीओडी को बोलूंगा। उसको बोला, उससे क्या मांगूंगा? जस्टिफिकेशन। रिपोर्ट, जस्टिफिकेशन और कमेंट किसे दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई साहब आप देख लो ये फ्रॉड मिला है मुझको। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट देना इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन, उनका जस्टिफिकेशन आ जाना चाहिए विद इन, और मुझे सारी चीजें आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी विद इन 15 days। वेरी इजी राइट? दैट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। दैट्स इट। एक लास्ट टॉपिक आता है कॉस्ट ऑडिटर का। देखिए कैसा है यारों, आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को जिनको शायद मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देंगे, कुछ लोग होते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं, आप लोग सालों से वहीं पर हैं, अरे यारों कोर्स ही ऐसा है, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। CWA, हमारे परम पूजनीय कुछ लोग होते हैं CWA कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, आप में से कोई क्लास में है जो कर रहा है तो अरे इट्स ओके यार, इट्स अ ग्रेट कोर्स। द प्रॉब्लम देयर इज, अब देखिए कुछ लोग हैं तो उनका दिल नहीं टूटना चाहिए ना। चलिए यहाँ पे माय पॉइंट इज, अरे यार आई टेल यू, चलिए हम पहले उसके स्कोप की बात है, फिर आप लोग खुद रियलाइज करेंगे प्रॉब्लम क्या है। अरे यार प्रॉब्लम क्या, इंस्टीट्यूट ही गलत है, आप उनके मॉड्यूल्स देखिए, मॉड्यूल्स ही गलत है। मतलब अपना कोई हो तो उसको रिकमेंड मत करना, बस इतना था। चलिए, एंड यू नो यूएस का जो सीएमए है उनके साथ में इंडियन सीएमए का कोलैबोरेशन है। अपना सीएमए कितने टाइम में होता है? टेन्योर पता है? यहाँ पे CWA सीएमए जो इनका नाम है चेंज करते रहते हैं, 3 years, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, 3 साल लगता है। इनका कोलैबोरेशन है यूएस सीएमए के साथ। यूएस सीएमए कितने टाइम में होता है? 6 months। 6 months में यूएस सीएमए होता है। देयर आर 2 papers यू टू गिव। मुंबई में भी एग्जाम होता है, कंप्यूटराइज पेपर होता है, वो देकर आप यूएस सीएमए बन सकते हैं विद इन 6 months। एंड यूएस सीएमए और इंडियन सीएमए इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन कैसा है? अगर आपने यूएस सीएमए भी किया है तो आप इंडिया में यू आर एज गुड एज अ सीएमए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ सीएमए। सेम अदर वे ऑल्सो। तो भाई ये 3 साल का क्यों रखा?
and their course is just for 6 months. Of course those 2 papers are damn difficult of course ना, जो आपको 3 साल में सिखाने की कोशिश करे वो 2 पेपर में, 2 पेपर सिर्फ 2 पेपर होते हैं, and you get a designation of a CMA. And what am I saying? It is as good as an Indian CMA, as good as. अरे designation है MOU, अगर आप CMA की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे क्लियरली आएगा MOU between US CMA and Indian CMA. उनका डेजिग्नेशन है, MOU हो चुका है, उसके बीच में अगर आपने US का भी किया ना तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से. इंडिया में प्रैक्टिस करो एज अ CMA, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. You can do that in 6 months. And यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 3 years. और 3 years में तो करा हुआ मुझे आज तक नहीं मिला. अरे मतलब कैसा, मतलब उनका रिजल्ट ऐसा रहता है जैसे कि मतलब ऐसा ढूंढना पड़ता है कहाँ पास हुआ. मतलब पॉइंट, मतलब हमारे यहाँ कैसा है 5% 10% तो रहता है, उनका 1 से भी कम होता है. मतलब पॉइंट में रिजल्ट आए हुए हैं उनके कि 0.72 पास हुए. 0.72 100 में से एक भी पास नहीं हुआ है, ऐसे रिजल्ट आए हुए हैं. उसके बहुत रीजंस भी हैं, लेकिन इट इज जस्ट के इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. छोड़िए मैं वापस बह जाता हूँ, इसलिए हम आते हैं कंसेप्ट पे. हमारा चला था कॉस्ट ऑडिट. पहले कॉस्ट ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट देखते हैं कैसा है यारों. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबको मेंटेन करने हैं, इसलिए सबको स्टैट्यूटरी ऑडिट की जरूरत भी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना या देयर आर. अब कहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, तू कर ले मैं कर लेती हूँ, यहाँ पे आइए बाद में डिस्कशन. कुछ भी करते हैं हम लोग. हाँ चलिए यहाँ पे चलिए आ जाइए. हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑडिट. देखिए कैसा है, देयर आर वेरियस कंपनीज. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ फ्यू कंपनीज. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ फ्यू कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स. तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, दुनिया में इतनी सारी कंपनीज है, उन सबको तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं रखने. उनमें से कुछ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लास ऑफ कंपनी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने. फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि इतनी कंपनीज में से सिर्फ इतनी सी कंपनी बची जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है. उन कंपनीज में से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ कंपनीज अमंग दोस कंपनीज हु हैव टू गेट देयर कॉस्ट ऑडिट डन. मतलब सब में से कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उन कुछ में से कुछ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना है. ये कॉस्ट ऑडिट करते हैं CMAs, ये कॉस्ट ऑडिट CMAs. तो यहां पर क्या है, उसके लिए हमारे सिलेबस में इतना क्या है, उसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. देखिए नोट्स में, cost auditor has to give the report to the company and company has to give the report to the central government. Thereafter if at all the central government, क्यों central government को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने तो क्लास को प्रिस्क्राइब किया था कि किस किस को कॉस्ट ऑडिट करवाना है, एंड हेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है. एंड इफ एट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स कि नहीं यार ये तो ये रिपोर्ट आ गई लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो वो फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है. फर्दर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है एकदम कंफर्टेबली. यहीं पे वेरी इजी टॉपिक. यहाँ पे हमने चैप्टर को इस तरह से डिवाइड किया था. चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या क्या, सबसे पहले अकाउंट्स फिर ऑडिट. बुक को छोड़ दीजिए आराम से. सबसे पहले हमने देखा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मुझे बताइए 3 चीजें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होनी चाहिए. हमने याद कैसे किया था, ट्रेडिंग से क्या याद आना चाहिए, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड. थर्ड पॉइंट असेट्स एंड लायबिलिटीज. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रहना कंपलसरी है, ऑप्शनल है. अक्रूवल डबल एंट्री कंपलसरी है. आई कैन मेंटेन इट एट माय रजिस्टर्ड ऑफिस और इन इंडिया. I have to inform ROC within 7 days. Financial statements comprised of 5 things. First one, क्या हो गया यारों? First one, balance sheet, P&L, income and expenditure. P&L के साथ में है income and expenditure, cash flow statement of change in equity, and the last one is explanatory notes. चलिए ये हुआ हमारा फाइनेंशियल. इसके अंदर हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कौन कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, चेयरमैन और 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ हुम शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर. CEO ओनली फीस अ थर्ड और फोर्थ CFO CS. एकदम कंफर्टेबली देख लिया. हमने पढ़ा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वैसे तो फॉलो करना है, अगर फॉलो नहीं किया तो 3 चीजें डिस्क्लोज करनी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनेंशियल इफेक्ट. वेरी गुड. ये कंफर्टेबली ये देखा हमने विद रिस्पेक्ट दिस थिंग. हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर किस किस कंपनी पे कंपलसरी है. अगर पेंडिंग डिपॉजिट इज 25 CR, पेड अप कैपिटल इज, लोन एंड बोरिंग, टर्नओवर. ये पब्लिक कंपनी का हो गया. लिस्टेड पे है सी और प्राइवेट के लिए 2 है. कौन सा? आउटस्टैंडिंग, लोन, बोरिंग, टर्नओवर.
100 और 200 वाली लिमिट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मेरे को आप बता दीजिए सीधा सा, सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं और ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर के बारे में। सब लोग एकदम ध्यान से, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से प्रिपेयर रहिए। इन अ नॉर्मल कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कंपनी राइट नाउ, इन अ रेगुलर कंपनी फर्स्ट ऑडिटर हैज टू बी अपॉइंटेड बाय विद इन 30 डेज। अरे यार बोर्ड के लिए तो कंफ्यूजन ही नहीं है, बोर्ड को तो हमेशा ही कितना मिल रहा है, तो यहां तो कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोर्ड विद इन 30 डेज। इफ बोर्ड हैज नॉट अपॉइंटेड, मेंबर्स कैन अपॉइंट विद इन 90 डेज। वेरी गुड। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट चांस किसे मिलेगा? सीएजी को। सीएजी हैज टू अपॉइंट विद इन, बीओडी विद इन, मेंबर्स विद इन 60 डेज। 60 डेज, नॉट 90, 60 डेज। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल कंपनी 30-90, गवर्नमेंट कंपनी 60-30-60। कैसा अजीब से साउंड करता है 60-30-60। चलिए यारों, डिविडेंड हो चुका है हमारा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स, एकदम आराम से आ जाइए ऑन बोर्ड्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर्स। बोर्ड्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर्स एकदम मासूम से चैप्टर है। अरे सारे क्या फ्लिप कर रहे हो, आ जाओ ना उस पे। बोर्ड्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर एकदम मासूम से, एकदम चल। बोर्ड्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर 52, 1 बजे 1:30 बजे तक लेता हूं आराम से। चलिए, बोर्ड रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर में सबसे पहली चीज आ रही है बोर्ड रिपोर्ट। अरे आप मुझे बताइए कि हमने जो पढ़ा था ना ऑर्डिनरी बिजनेस, फर्स्ट ऑर्डिनरी बिजनेस क्या था? कंसिडरेशन ऑफ कॉमा बोर्ड रिपोर्ट। वहां पे अगर आपको याद होगा तो वहां पे ये लिखा था फर्स्ट ऑर्डिनरी बिजनेस कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉमा बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है? सबसे पहले देखिए यारों, कैसा होता है, एक कंपनी के अंदर बोर्ड ने साल भर बिजनेस किया, उसमें बोर्ड ने क्या क्या किया, बोर्ड की जो जो एक्टिविटीज थी और बहुत सारी माइनर चीजें, बोर्ड हैज टू डिस्क्लोज फ्रॉम बोर्ड रिपोर्ट, डिस्क्लोज थ्रू आई कैन से बोर्ड रिपोर्ट। जैसे कि आज हमने भी डिविडेंड का चैप्टर पढ़ा था। फ्लो ऑफ डिविडेंड स्टार्ट कहां से हो रहा था? यहां पे रिकमेंडेड बाय बोर्ड। तो बोर्ड अपने बोर्ड रिपोर्ट में लिखता है कि हमने 10% डिविडेंड रिकमेंड किया। हमने सीएसआर के अंदर पढ़ा, सीएसआर 2% देना होता है। वो 2% हम खर्च कहां करने वाले हैं? बोर्ड एक सीएसआर पॉलिसी बनाता है। बोर्ड एक सीएसआर पॉलिसी बनाता है। हमने पढ़ा ऑडिटर हमारी बुक्स को ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद बोर्ड उस ऑडिट रिपोर्ट को देखकर बोलता है कि इसमें ये जो क्वालिफिकेशन ऑडिटर ने दिए ना वो सही नहीं है या वो सही है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट में जो जो क्वालिफिकेशंस है, ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन होना, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? बैड थिंग। ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन का मतलब है दीस आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू दीस पॉइंट्स। मतलब ये वो चीजें जिसमें ऑडिटर को कोई ना कोई फ्लॉ मिला है, कोई ना कोई मिस्टेक मिली है। बिल्कुल ये वो होते हैं क्वालिफिकेशन, इट्स अ बैड थिंग। तो जो जो ऑडिटर ने क्वालिफिकेशंस दिए आपके लिए, उन सब पे बोर्ड को कमेंट करना होता है। ये सारी चीज होती है बोर्ड रिपोर्ट में। चलिए मैं जो जो बोल रहा हूं उसको मार्क करिए। पॉइंट नंबर 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15। 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15। 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15। यारों बाकी सब भी आपको समझेंगे ऑफ कोर्स। मैंने वो पॉइंट लिए जो मैंने मैराथन में लिए, जिससे कि आपको समझने में बहुत कंफर्टेबल आएगा। जैसे कि नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, हमने बोर्ड की मीटिंग पढ़ा है, एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4। यस यस, 4 और 4 था तो अलग हो गया, कोई बात नहीं। एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4 मीटिंग। तो भाई ये तो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है ना, हम चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं क्या? जी हाँ। तो वही चीज यहाँ पे लिखी कि कितनी मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। वो है जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। हम अपकमिंग जो पढ़ना है दैट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, ऑडिट रिपोर्ट में जो जो क्वालिफिकेशन आती है वो सारी चीजें अपना रिपोर्ट हमारा कमेंट देना होता है। thereafter 10th पॉइंट, जो हम इस साल का प्रॉफिट हुआ उनमें से कुछ पार्ट अगर प्रॉफिट हो तो मैं कहां ले जा सकता हूं? रिजर्व में। और उसके बाद मैं कुछ चाहूं तो डिविडेंड की तरह रिकमेंड करना चाहता हूं, वो सारे पॉइंट्स। और 15th में सीएसआर पॉलिसी। बाकी सब भी आपको समझेंगे, कोई प्रॉब्लम। ये वो है जो मैंने मैराथन में लिए, तो आपको कंफर्टेबली अभी याद आ रहे हैं। बाकी भी आप रीड करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स याद आएंगे, आपने पहले कंपनी में जिस तरह से पढ़ा है उसके हिसाब से। चलिए, ये हुआ अबाउट बोर्ड रिपोर्ट। हर एक डायरेक्टर ने, सब डायरेक्टर ने मिलकर एक बोर्ड रिपोर्ट देनी होती है। ये बोर्ड रिपोर्ट आपको देनी होती है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के साथ में बोर्ड रिपोर्ट भी बन जाती है। और ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें फाइनली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को
दी जाती है कि ये देखिए हमने साल भर में इस तरह से काम किया है। बोर्ड रिपोर्ट। सेकंड आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा टॉपिक डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। पूरा फोकस यहां, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर्स हैव टू गिव अ स्टेटमेंट which is called directors responsibility statement। क्या होता है स्टेटमेंट के अंदर, सब लोग ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने किस तरह से फॉलो किए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपने प्रॉपर्ली फॉलो किए कि नहीं किए। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, ऑडिटर के जजमेंट, ये सारी चीजें सही तरीके से रही हैं या नहीं रही है। और लास्टली मैं 3 पॉइंट पढ़ा रहा हूं अभी सिर्फ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर है या नहीं है। सिर्फ 3 चीजें, मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये 3 चीजों पे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में देना होता है। मतलब क्या, अरे इट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए कि नहीं हुए, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट पॉलिसी प्रोसीजर है वो सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कंपनी ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं क्या नहीं किए। एक और क्वेश्चन जो कभी दिमाग में आता है, इज इट ऑडिटर्स ड्यूटी टू मेक श्योर, इट इज ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो, it is not auditor's duty to maintain financial statements, it is auditor's duty to check them। ऑडिटर सिर्फ चेक करने के लिए आता है, उसको मेंटेन रखने का काम किसका है, बोर्ड का, मैनेजमेंट का। बिल्कुल ठीक है। हमने देखा भी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या चीजें आती है, 3 चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो है नहीं, एस्टिमेट पॉलिसी प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो किए कि नहीं किए, एंड लास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए। सिर्फ 3 चीजें। उसके बाद में एक और एडिशनल पॉइंट आता है कि हमने हमारे सारे असेट्स को सेफगार्डेड रखा था या नहीं रखा था, हमारे यहां सारे फ्रॉड वगैरह तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब क्या, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भाई हमारे सारे असेट्स सेफगार्डेड हैं और हमारे यहां पे कोई भी फ्रॉड या एरर नहीं है। It is director's responsibility. Directors gives us statement. Directors gives us responsibility statements कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे सारे assets safeguarded हैं, हमने fraud या error कुछ भी नहीं किया, हमने fraud या error कुछ भी नहीं किया। ये हुआ। एंड इसके बाद में लास्ट पॉइंट कि हम मेंटेन कर रहे हैं ongoing concern। बस लास्ट पॉइंट, एकदम ध्यान से। ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, सब लोग यहीं पे, आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहले 3 कौन से थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एस्टिमेट पॉलिसी प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये हो गए। उसके बाद में एक देखा कि असेट सेफगार्डेड है या नहीं है, फ्रॉड या एरर तो नहीं है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न सब लोग समझते हैं ना, कि हमारे बिजनेस हमें मेंटेन करने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह एज पर गोइंग कंसर्न। ये 5 चीजों का आप सबने ध्यान रखना, ये 5 चीजें होनी चाहिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सर एक और चीज है, सब लोग ध्यान से, एक और चीज क्या है, वो है एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सही है या नहीं है, सब लोग ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। जिन लोगों ने ऑडिट पढ़ लिया है उन लोगों को पता होगा ऑफ कोर्स कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं। कंट्रोल्स रिफर्स टू दोस थिंग्स जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट इन करते हैं टू मेक श्योर कि फ्रॉड एंड एरर ना हो। इंटरनल कंट्रोल्स, आप इंटरनल कंट्रोल्स रखते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करे। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो। अरे यारों, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग जस्ट अबाउट लिस्टेड कंपनी। एंड हेंस मैंने कहा आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। आपने 5 पॉइंट्स, ये जो 6 पॉइंट है ये यूनिवर्सल नहीं है ना, ये तो सिर्फ ये लिस्टेड कंपनी के लिए है। तो इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी तो 6 पॉइंट्स, अदरवाइज 5 पॉइंट्स। 3 तो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एस्टिमेट पॉलिसी प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। फिर एक आ गया था हमारे असेट्स, एरर और फ्रॉड को लेके, गोइंग कंसर्न, और ये आखिरी में आ गया इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का पॉइंट। एकदम इजी टू गो है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये जो एंड के टॉपिक्स है ना, उसमें ये चीज बहुत खास है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको तंग करना चाहता है तो वो एंड के टॉपिक से ही पूछेगा। कॉज ऑफ कोर्स एवरीवन नोज योर लेवल ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स दीज टॉपिक्स। कुछ लोग होंगे पहली बार दिखा होगा, तो ऑफ कोर्स योर लेवल ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स दीज टॉपिक्स के हिसाब से एग्जामिनर कभी पूछ सकता है। चलिए लास्ट, if in board's report directors make statement which is false in any material particulars knowing it to be false or which omits any material fact knowing it to be material। और यारों इसका
इसका जो आपको एंड में दिख रहा है ना पनिशमेंट, पनिशमेंट आप देखिए देखा देखा सा लगेगा 447। मैंने आपको एक ही जगह कहा था याद करने के लिए 447, बिकॉज वही बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता है। ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए बोर्ड्स रिपोर्ट में क्या किया उन लोगों ने, हमें आपको याद है मैंने आपको गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ाया कल, दो चीजें पढ़ाई, ना तो कुछ छूटा होना चाहिए ना ही कुछ झूठा होना चाहिए, मतलब ना तो कोई फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए ना ही कुछ ओमिशन होना चाहिए। अगर कभी भी सिमिलर कंसेप्ट ला रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट पे, अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी ऐसी चीज वहां पर लिखी जो कि फॉल्स है डायरेक्टर रिपोर्ट में, या फिर उन्होंने कोई भी मटेरियल आइटम को ओमिट कर दिया, तो उनके ऊपर ये पनिशमेंट लग सकता है अंडर 447। उस सर्कल के पास में आप सिर्फ लिख दीजिए 447। आपको पहले से पता है ना 447 के, मुझे बताइए फाइन क्या हो सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स का फाइन हो जाएगा आपको। फाइन हो सकता है मिनिमम, अमाउंट इन्वॉल्व मैक्सिमम 3 times ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years। बिल्कुल चाहिए। इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 months की जगह हो जाएगी 3 years। 447। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट बोर्ड्स रिपोर्ट। डन 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 डन। इसके बाद में आता है रजिस्टर्स, फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। कैसे एकदम पुरानी यादें ताज़ा होगी कुछ लोगों ने जिन्होंने सालों पहले मॉड्यूल देखा था, मॉड्यूल में सारे चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, सब लोग एकदम यहाँ पे। रजिस्टर्स, फॉर्म्स एंड रिटर्न्स, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, स्टैट्यूटरी बुक एंड स्टैटिस्टिकल बुक। सब लोग ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी बुक एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक। सब लोग ध्यान से, एकदम इजी। Statutory books refers to those books which are statutorily required to be maintained। मतलब स्टैट्यूट ने आपको जो बुक्स मेंटेन करने के लिए कंपलसरी कर रखा है ना, वो कौन सी हो गई, स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैटिस्टिकल बुक्स कौन सी बुक्स होगी फिर, वो बुक्स जो कि स्टैट्यूटरी नहीं, आपको मस्ती है इसलिए आप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आपको मेंटेन करने का कहा नहीं है, बट आपको अंदर से मस्ती है कि नहीं भाई मैं मेंटेन करूंगा, और आप मेंटेन कर रहे हैं, उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिकल बुक। स्टैट्यूटरी बुक्स लॉ कह रहा है, स्टैटिस्टिकल बुक आप अपनी इच्छा से मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। स्टैट्यूटरी बुक्स हैव टू बी कंपल्सरीली मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। स्टैटिस्टिकल बुक क्या, वो तो करनी रखो, नहीं रखनी मत रखो, घर पे रखो, आपको जो रखना है रखो, बिकॉज उसके लिए तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना, तो उसके लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल देखिए, स्टैट्यूटरी बुक्स तो क्या, जो हम बचपन से अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, ये सब हो गए। आप एग्जाम्पल देखिए स्टैटिस्टिकल बुक क्या, कुछ भी, शेयर कॉल बुक, डिबेंचर कॉल बुक, रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर, तो इट्स ओके, करना चाहें तो करिए। रजिस्टर ऑफ प्रोबेट्स, तो इट्स जस्ट दीज आर ऑप्शनल, 2-3 याद रख लेंगे तो इट्स ओके, एग्जाम में कंफर्टेबली रिपीट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल बुक्स एंड स्टैट्यूटरी बुक्स एकदम इजी है। ऊपर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। अब सब लोगों का ध्यान यहाँ पे एकदम आराम से, प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से, कि आपको कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से रजिस्टर्स कब तक मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले रजिस्टर ऑफ, कोई भी पेन डाउन मत करना, रजिस्टर ऑफ, कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर होल्डर और एनी सिक्योरिटी होल्डर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया, बॉन्ड होल्डर हो गया, आपकी कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी इशू की है, वो सिक्योरिटी होल्डर का जो रजिस्टर होता है वो आपको कितने टाइम तक मेंटेन करना है। देखिए ध्यान से, सिक्योरिटी होल्डर में क्या खास चीज होती है, डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी बोलेंगे, उनका एक टेन्योर होता है हमेशा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को छोड़ के सबका टेन्योर होता है नहीं होता है, होता है। डिबेंचर होल्डर है तो ठीक है, उनका 10 years का टेन्योर है, डिपॉजिट है तो उनका 2 years का टेन्योर, मतलब कुछ भी एक टेन्योर हो सकता है। जब वो टेन्योर खत्म हो गया उसके बाद वो रजिस्टर कुछ काम के हैं क्या, नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, रजिस्टर हम पढ़ के आ रहे हैं, द टॉपिक इज प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर, कि कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर यू टू प्रिजर्व फॉर 8 years आफ्टर द टेन्योर। देखो जब तक टेन्योर है तब तक तो आपको रखना ही है ना, कोई चॉइस है क्या। टेन्योर खत्म होने के बाद में प्रिजर्व करने की बात है, क्यों, टेन्योर खत्म होने के बाद वो यूज नहीं आ रहे हैं, आपको उसको 8 years तक प्रिजर्व करके रखना है, उसके बाद चाहे तो डिस्पोज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और एनी सिक्योरिटी होल्डर। उसके बाद में ऑल दी एनुअल रिटर्न्स, ऑल दी सर्टिफिकेट्स, ये भी आपको मेंटेन करने फॉर 8 years। यहां पे कैसा होता है, इस साल का एनुअल रिटर्न है तो इस साल आपने फिल कर दिया, फिर तो आप उसकी कोई नीड ही नहीं होती है, तो वहां से 8 years तक आपको उसको फिर भी प्रिजर्व करके रखना है।
चलिए अब इंपॉर्टेंट वाले आ रहे हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आप इसके ऊपर भी अप्लाई करिए कंसेप्ट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर का। रजिस्टर ऑफ मेंबर कब तक मेंटेन रखूं मैं, आप बताइए। हमने क्या रखा, जब उनका यूज खत्म हो जाता है उसके बाद 8 इयर्स, अभी तक तो प्रिंसिपल वही चल रहा है ना। अब इसमें मैं क्या करूं, सॉरी, अरे ऑफ कोर्स वही आप जो सोच रहे सही है, क्योंकि एक बात बताइए, इसमें कोई रिडम्पशन होता है क्या? ये तो हमेशा ही चलते रहेंगे ना। दे हैव टू बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। अभी आपका सोच भी सही थी, आपका कहना था कंपनी जब वाइंड अप होगी तब तक। अरे यारो, हम क्या लॉजिक फॉलो करते हैं हमेशा, गोइंग कंसर्न का। आप कभी सोच ही नहीं सकते वाइंड अप होगी। परपेचुअल सक्सेशन, हमारी कंपनी, हमारा ये मानना है कि वो तो हमेशा चलती रहेगी, हमेशा कंपनी चलती रहेगी। तो ये नहीं, हमारे लिए आंसर क्या होगा, परमानेंट। एक और रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ फॉरेन मेंबर्स। फर्क क्या पड़ रहा है, वो भी मेंबर्स ही हैं, उनका भी रिडम्पशन नहीं होता है, उनके लिए भी क्या आ जाएगा, सेम परमानेंट। दिस इज अबाउट प्रिजर्वेशन। बस ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको पेन डाउन कर लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो, रजिस्टर ऑफ फॉरेन मेंबर्स, क्या फीमेल मेंबर्स होगा, क्या बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स आप लोग ऐसे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, रजिस्टर ऑफ फॉरेन मेंबर्स ही होगा। एनुअल रिटर्न ये देख रहे थे, एनुअल रिटर्न तो एनुअल रिटर्न ही होगा। उसके आगे, इसके आगे इतनी बेहतरीन राइटिंग में लिखा है मैंने, सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स। डन राइट, चलिए आ रहा हूं। चलिए अब एकदम पूरा फोकस यहीं पे आ रहा हूं, अब एकदम दिल थाम के बैठिएगा, एकदम आराम से। नेक्स्ट टॉपिक एकदम खास टॉपिक है, एकदम खास टॉपिक है, सब लोग यहीं पे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये समझिए अमंग जो फुद्दू फुद्दू टॉपिक्स बाकी है ना, उनमें भी ये सबसे बड़ा टॉपिक है। मतलब बचे हुए टॉपिक्स में भी ये सबसे बड़ा है। वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टिंग टॉपिक। आई एम अगेन टेलिंग यू व्हाई आई ऑलवेज फोकस। देखिए कैसा है, गलत अप्रोच है आप लोगों की अगर आप लोग ये सोचते हैं ना सिर्फ क्रीम चैप्टर्स पे फोकस करना है। नहीं, क्रीम चैप्टर्स के अंदर मार्क्स स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे दे आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट जब क्वेश्चंस यहां से आते हैं ना दे आर वेरी easy questions and hence you give equal prominence to all the chapter and you'll clear, मतलब पास होना would be like a piece of cake, एकदम बहुत ही आराम से। just make sure सबको proper इज्जत दो। चलिए यहां पे आ जाओ, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन एकदम आराम से। मुझे आप बस इतनी सी बात बताइए, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इन सब में सबसे ज्यादा इन डेप्थ कौन सा लगता है आपको, क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। और सबसे इंक्वायरी, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। एकदम ध्यान से पूरा फोकस बोर्ड पे। हम स्टार्ट करें द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। सब लोग आराम से देखिए कैसा होता है, पूरा फोकस बोर्ड पे रहेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार हैज द पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। सब लोग यहीं पे रहेंगे पूरा ध्यान से, पूरा सब लोग यहाँ पे, कोई इधर उधर देखता हुआ नहीं। रजिस्ट्रार हैज द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी कंपनी। मतलब कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मतलब रजिस्ट्रार को कभी भी चाहिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगना चाहते हो तो रजिस्ट्रार हैज द पावर टू कॉल फॉर दैट
information. Very easy. Registrar even has the power to call for further information. इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक बार इन्फॉर्मेशन मांगी, वो सेटिस्फाइड है नहीं है, वो और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो भी उसका पावर है टू कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल ठीक है. इट इज कंपनीज ड्यूटी टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन. इट इज कंपनीज ड्यूटी टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन. इफ एट ऑल कंपनी does not furnish information. Information दी नहीं. Second, information दी, but inadequate दी. Information दी but कैसी दी? Inadequate दी. या फिर सारी information दी but सारी information देखने के बाद रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है there are unsatisfactory state of affairs exist. उसको लगता है सारे इंफॉर्मेशन देखने के बाद कि इस कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दे आर अनसैटिस्फैक्टरी. अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट. अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट. रजिस्ट्रार को अगर रजिस्ट्रार का पावर है टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन देखने के बाद क्या चीज हो रही है, या तो कंपनी ने दी नहीं या फिर और दी लेकिन कैसी दी? इनएडिक्वेट. या फिर एडिक्वेटली दी लेकिन वो देखने के बाद कैसा लग रहा है कि कंपनी के अंदर अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो रजिस्ट्रार कैन ऑर्डर इंक्वायरी. एकदम आराम से. अगर ऐसा कभी भी कुछ भी होता है, रजिस्ट्रार इज द पार्ट टू कॉल फॉर्मेशन, उसने इन्फॉर्मेशन कॉल की लेकिन उसका जो मजा नहीं आया, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे लेकिन एडिक्वेट नहीं दे रहे, एडिक्वेट दी, सारा चेक किया और लग रहा है कि कैसे हैं, अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो रजिस्ट्रार इज द पार्ट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इस सर्कमस्टेंस में हो सकता है. और सेंट्रल गवर्नमेंट एनी टाइम इफ डीम्स फिट ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर कर सकता है इंक्वायरी. ये दो केसेस में इंक्वायरी हो सकती है. एक तो क्या, रजिस्ट्रार ने इंफॉर्मेशन मांगी और इनमें से कोई सर्कमस्टेंसेस आए और रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा इफ डीम्स फिट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया. इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी करते हैं या तो रजिस्ट्रार या फिर एक इंस्पेक्टर. ये दो लोग हैं, रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर इंक्वायरी करते हैं. तो कैसा हुआ, यहां पे इंक्वायरी ऑर्डर की गई. इस इंक्वायरी के तहत रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी की. इंक्वायरी करने के बाद क्या करना होता है? इंक्वायरी करने के बाद में दे हैव टू गिव अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. इन एनी केस दे हैव टू गिव अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना है इंक्वायरी में क्या हुआ. रिपोर्ट के साथ में अगर वो चाहते हैं तो, अगर उनको लगा कि ऐसा जरूरत है तो दे कैन गिव अ recommendation of investigation. यहां से फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू थी एकदम आराम से. हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक इतनी सी चीज पढ़ी है कि रजिस्ट्रार हैज द पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स. रजिस्ट्रार हैज द पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड मंगवाए, नहीं दिए, इनएडिक्वेट दिए, या फिर सारे चेक करने में लगा अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, तो रजिस्ट्रार ऑर्डर क्या कर सकता है? इंक्वायरी. सिर्फ इंक्वायरी. ठीक है. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगा जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर कर सकती है? इंक्वायरी. इंक्वायरी कौन करता है? रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर. इन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट देनी है. उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं यार इस कंपनी के अंदर तो और भी स्कोप है फ्रॉड. इंक्वायरी के अंदर कैसे आ रहा है, पार्ट्स बहुत कम दी जाती है, पार्ट्स बहुत कम दी जाती है. उसके उनको लगता है कि नहीं यार इसके अंदर तो इस कंपनी का क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन. तो वो साथ में रिकमेंडेशन दे सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन. इसके बाद में यहां पे सब कुछ खत्म हो गया. अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की. एकदम ध्यान से. इन्वेस्टिगेशन हो सकता है बहुत तरह का. इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली हमारे सिलेबस में 6 टाइप्स थी. सब लोगों का फोकस पूरा यहीं पे एकदम, मैं क्या कह रहा हूं यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे ध्यान दो. बुक में देखोगे तो फिर वो स्टेप वाइज नहीं समझेगा, इसलिए तो यहीं पे रहो. इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेशन कैन बी बाय ट्रिब्यूनल. यार व्हेन आई से ना बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ट्रिब्यूनल, इट डजंट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेशन करती है. आई मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर, बाय ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर.
ये कहना चाह रहा हूं. बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, बाय ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है. थर्ड इज बाय SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, जैसे कि हमारे यहाँ CID होता है ना, वैसा SFIO होता है यहां पे. SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, कि जो बड़े बड़े फ्रॉड है, हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ पे नॉर्मल लोगों को नहीं, यहाँ पे हमें SFIO को भेजना चाहिए, तो वो SFIO. ये ऑडिट ऐसा नहीं बाय SFIO ऑर्डर, ये SFIO ऑडिट करता है बाय SFIO. इसके बाद के 3 तो दे आर इजी ओनली. इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनी. इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप. दोज आर ऑल ओके पॉइंट्स. ये तीनों एकदम ध्यान से. इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. किन केसेस में? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड. कंपनी ने खुद ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद में कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है, प्लीज कंपनी को इन्वेस्टिगेट करो. अरे मतलब मेंबर्स चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, मेंबर्स को बोर्ड पे शक है, मेंबर्स चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, और मेंबर्स क्या चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करे इन्वेस्टिगेशन हो. तो मेंबर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कराओ. तो पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी ऑन रिसीट ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से चाहे तो इन पब्लिक इंटरेस्ट. कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो करे ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. एक और केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. यहां पे रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर ने आपको रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन के बेस पे, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर के रिकमेंडेशन के बेस पे भी अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं. इन केसेस में आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं. 3 केसेस. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन मिला है, पब्लिक इंटरेस्ट में, या फिर रजिस्ट्रार ने बोला इसलिए. ट्रिब्यूनल कब कर सकता है? ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इफ एप्लीकेशन इज मेड either by members or by creditors. मेंबर्स या क्रेडिटर्स ने अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी, मेंबर्स या क्रेडिटर्स ने अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी, तो ट्रिब्यूनल भी चाहे तो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन. ट्रिब्यूनल भी चाहे तो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन. खत्म. SFIO के बारे में पढ़ते हैं. SFIO का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है. SFIO तो इन्वेस्टिगेशन करता है. SFIO इन्वेस्टिगेशन कब करता है? सब लोग यहीं पे. SFIO खुद डिसाइड नहीं करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा या नहीं करेगा. ये डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड. मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल रेजोल्यूशन आया, या फिर उसको लगा पब्लिक इंटरेस्ट में करना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रार ने बोला था, या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बोला. ये तीनों तो पता ही है ना. या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन कराओ, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर SFIO टू इन्वेस्टिगेट. SFIO ऑर्डर थोड़ी करता है. SFIO को अगर ऑर्डर मिला तो इन्वेस्टिगेट करेगा. यारो प्रैक्टिकली CID के साथ भी ऐसा ही होता है. ठीक है, अगर जो इंपॉर्टेंट वंस होते हैं वो मैटर उनको फॉरवर्ड किया जाता है, देयर आफ्टर दे हैंडल इट. सेम होता है SFIO के साथ. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन इन 3 मीन से आती है, और एक और यहाँ पे ऐड कर लिया, इनमें से किसी मीन से अगर एप्लीकेशन आई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये तो SFIO को करना चाहिए, तो वो उसे फॉरवर्ड कर सकता है SFIO को, एंड देयर आफ्टर SFIO इन्वेस्टिगेट करेगा. देयर आफ्टर SFIO इन्वेस्टिगेट करेगा. बचे हुए 3 आपके मॉड्यूल में भी सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दिया उसका. बचे हुए 3 है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप. उसके अंदर क्या होता है? यू चेक कि आपके कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कि आपकी कंपनी के शेयर्स आखिर हैं किसके पास में. बस यू चेक आपकी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी के शेयर्स किस किसने होल्ड कर रखे हैं. इन्वेस्टिगेशन ऑन ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप.
रिलेटेड पार्टीज, आपकी कंपनी के सारे रिलेटेड पार्टीज का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि आपकी कंपनी से कौन कौन से रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है. लास्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी. अगर किसी फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो उस रिस्पेक्टिव सेक्शन में होता है. वो तीनों हमारे लिए सिर्फ ब्रीफ आउटलुक, ओवरव्यू ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आपका फोकस इन 3 चीज़ों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएफआईओ. बिल्कुल ठीक है. कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एकदम ध्यान से. कहानी शुरू हुई थी, रजिस्ट्रार हैड दी पावर टू कॉल फॉर, रजिस्ट्रार हैड दी पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली या फिर बिना बोर्ड पे देखिए, एकदम आराम से सोचो, हमने क्या पढ़ा था. सबसे पहले उसके पास पावर है इंफॉर्मेशन मांगने की. मान लीजिए रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर इंफॉर्मेशन कैसी मिली, इनएडिक्वेट, या फिर इंफॉर्मेशन पूरी मिली थी बट वो चेक करने का उसको क्या लगता है, अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट. तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है, इंक्वायरी. इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है. और सेंट्रल गवर्नमेंट इफ डीम्स फिट तो वो भी इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है. इन 2 केसेस में इंक्वायरी हो सकती है. इंक्वायरी कौन करता है, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर. ये इंक्वायरी करने का सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देते हैं, रिपोर्ट. उस रिपोर्ट के साथ में अगर इफ नेसेसरी वो क्या दे सकते हैं, रिकमेंडेशन टू इन्वेस्टिगेट. अगर उनको लगता है देना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन, वो रिपोर्ट एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट. अगर रिकमेंडेशन टू इन्वेस्टिगेट दे दी गई है तो उसके बाद में यहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. उसके बाद हम टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन 6 केसेस पढ़े. पहले 3 इंपॉर्टेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर, बाय ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर एंड बाय एसएफआईओ. फिर ओनरशिप, रिलेटेड पार्टी, फॉरेन कंपनी. बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 3 केसेस में, स्पेशल रेजोल्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर ने रिकमेंड किया था. रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर ने रिकमेंड किया था. बाय ट्रिब्यूनल 2 केसेस में, इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय और क्रेडिटर. एसएफआईओ कब करेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलेगा. वेरी इजी राइट. फुल स्पीड में पेन डाउन करिए, फुल स्पीड में पेन डाउन करिए, डोंट वेस्ट मच ऑफ टाइम. फुल स्पीड में पेन डाउन करिए. आपके बुक्स में थोड़ा दे रखा है, बचा हुआ नीचे आपको इसके नीचे कंटिन्यू करके अच्छे से लिख दीजिएगा, जो जो नहीं दे रखा है एकदम अच्छे से. ये क्यों कर रहा हूं, अरे आपके जो अकेडमी के लुकआउट्स हो गया वो तो हो गया. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग अ फ्यू मैसेजेस फॉर कंपनी लॉ. जैसे कि कंपनी लॉ के कुछ अमेंडमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, छोटे छोटे से कुछ कंसेप्ट हो गए, सो दैट जब जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा ब्रॉडकास्टिंग होती रहेगी उसकी. सो कैसा है कि आप लोग कभी बैठे तो छोटे मोटे टॉपिक्स भी हो गए, एक अमेंडमेंट का एक छोटा सा पॉइंट हो गया, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, या ऐसा कुछ भी रहा, तो छोटे छोटे चीज़ उस पर ब्रॉडकास्ट होती रहेगी. सो दैट आप लोग जहां भी हैं तो इट्स जस्ट कि व्हाट्सएप इफ इट ऑल यू यूजिंग तो थोड़ा पॉजिटिव भी फॉर्म हो जाएगा यूज करने का. एक चीज ध्यान रखिएगा, जस्ट सेव माय कॉन्टैक्ट नंबर, बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग का देयर इज अ रूल कि इफ इट ऑल कॉन्टैक्ट नंबर इज नॉट सेव तो वो आपको नहीं आता है. एंड हेंस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड होंगे तो ही ब्रॉडकास्टेड मैसेज आपको आएगा. तो सेव माय कॉन्टैक्ट नंबर. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ आफ्टर दिस, कि वंस अभी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर वी आर डन विद इट कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है. अभी से लेकर एग्जाम तक भी इफ इट ऑल देयर इज एनीथिंग जो एकदम आपको डिफिकल्टी फेस करे तो ऑफ कोर्स यू कैन व्हाट्सएप मी अप. कॉल वगैरह ना करें, व्हाट्सएप अप करें, लाइक आई विल कॉल यू बैक, ठीक है ना, जब भी रहा उसके हिसाब से. तो जस्ट मेक श्योर आप लोग इस पे नाम और फोन नंबर लिख दें, सो दैट जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, जो भी माइनर चीज़ रहेगी वो मैं ब्रॉडकास्ट होती रहेंगी उस पर. चलिए, एंड
मेरे फोन नंबर सेव कर लीजिएगा, अदरवाइज ब्रॉडकास्ट मैसेज आएंगे नहीं। उनका ऐसा कुछ रूल होता है ना कुछ कि ब्रॉडकास्ट मैसेज तभी जाते हैं जब आपके पास नंबर सेव्ड है। ओके हाँ नंबर बोलूँ मैं, यप। मैं बड़े गुड फेथ में नंबर दे रहा हूं प्लीज, ठीक है? 8554883071, ठीक है प्लीज। ओके इसको सेव कर लीजिए बस, सो दैट यू विल रिसीव दोस मैसेजेस। और जो पेपर ले किसने लिया? हाँ है ना, लिखे मुझे लगा। चलिए तो उस पर लिख दीजिए आराम से एंड गिव इट टू मी आराम से। यप ओके डन क्या बाकी? प्लीज डू इट फास्टर सो दैट वी कैन मूव ऑन। 855071। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें क्या देखो यारों, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट बैड हैंड राइटिंग, ठीक है? दिस इज गुड, ठीक है यारो? ये मेरी बेस्ट है, पता है जो भी चल रही है। और इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि इट्स नॉट गुड तो समझिए आप मेरी पुरानी हैंड राइटिंग से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। चलिए ये डन राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। चलिए यहाँ पे ब्रेक चाहिए? मैं मना करता हूँ क्या? मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ, अभी चाहिए? 1:30 तो बजी है, लंच ब्रेक चाहिए? वेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनो ना, अरे सुनो मैं कह रहा हूँ हार्डली 10 to 12 मिनट्स लगेंगे चैप्टर करने के बाद जाना चाहेंगे? कुछ आपका इश्यू है क्या कुछ लंच वगैरह का? अरे कितने लोगों को अभी मेस का कुछ इश्यू आ जाता है? मेरे लाल आप मेरे साथ खा लेना। एक का ही प्रॉब्लम है क्या? है क्या इश्यू? चलिए लेट्स हैव अ लंच ब्रेक देन। वील स्टार्ट बाय पिकनिक पे आए, छप्पन भोग करने आपने। चलिए वील स्टार्ट बाय 2:15 शार्प। 2:15 शार्प आई विल स्टार्ट द लेक्चर। यप ओके थैंक यू सो मच। एंड यप उस पे नाम और फोन नंबर लिखते हुए चाहिए, सो दैट विल बी डन एंड आस्क समवन टू मेक दैट ग्रुप आल्सो। चलो यार चलो लेट्स स्टार्ट। क्या ही करते हो आप लोग सच में, मतलब आई कैन ऑब्जर्व यू आराम से। आप लोग सब बोल रहे हो, कौन सुन रहा है? सभी बोल रहे हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। सेटल डाउन। कोई बात नहीं। चलिए majority rule and minority rights, let's do it. मैंने यहाँ ना majority मैं हूँ क्या? चलिए यारों, अरे बस करो यारों, आप लोग तो मान ही नहीं रहे हो सही में। इतनी आवाज कैसे कर सकते हैं आप लोग? चलिए यप यू डन। बस चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कर लो। आप समझो आप में से कुछ बैठे हुए लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मत करो यार। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी इसमें, चलिए लेट्स स्टार्ट। शैल वी? यप चलिए यारों सब लोग यहाँ पे। मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी, इसके अंदर जो पार्ट हम लेने वाले हैं, सब लोग एकदम कंफर्टेबली, इसके अंदर जो पार्ट हम लेने वाले हैं ये चीज रिपीट होती हुई दिखेगी आपको अमेंडमेंट्स के अंदर। अमेंडमेंट्स के अंदर आपको दिखेगा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के जो सेक्शंस नोटिफाई हो चुके हैं वही चीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। बाकी सारे अमेंडमेंट्स हम एंड में देखने वाले हैं। ये ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं। अ वेरी कंफर्टेबल टॉपिक, कुछ भी नहीं खास, सिर्फ एक एंटाइटलमेंट की लिमिट है, उस पर हमारा कोर फोकस रहेगा। बाकी एकदम इजी टू गो। सबसे पहले व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सब लोग यहां पे। Operation has not been defined in Companies Act. Please tell now. Operation has not been defined in the Companies Act, and hence
एनी एक्ट विच इज, बैठ जाओ, any act which is harsh or burdensome, any act which is hard or burdensome can be said as oppression. क्योंकि डिफाइन तो नहीं किया, तो any act which is harsh or burdensome on shareholders can be said as oppression. Mismanagement क्या होता है? If the affairs of the company is being conducted in a manner prejudicial to the interest of the company, मतलब कंपनी इस तरह से काम कर रही है कि वो कंपनी के लिए ही प्रीजुडिशियल है, कंपनी के लिए ही नुकसानदेह है, कंपनी के लिए ही नुकसानदेह है। अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस है, अगर ऐसा कुछ है, तो वो उन एक्ट्स को कहा जाता है मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। हमारे लिए क्या रेलेवेंट है उस पर मैं सीधे से आता हूं। पर्सन्स इंटाइटल्ड टू अप्लाई, एकदम आराम से हमारे लिए ओके नो, तो कोर्ट सुनेगा क्या? नहीं, वहां पे एटलीस्ट सर्टेन नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी देयर हु कैन अप्लाई की बात कर रहा हूं। तो समझिए, इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एटलीस्ट 100 members और 1/10 of total members, एटलीस्ट 100 members और 1/10 of total members, इनमें से जो भी लोअर लिमिट आती है, मतलब अगर 100 है तो कर ही सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके टोटल मेंबर से 200 है तो 1/10 कितने हो जाएंगे? 20, तो सिर्फ 20 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 100 और 1/10 और 10% ऑफ issued share capital. The topic which we're discussing here is who can apply under operation and mismanagement. मेरे साथ ऑपरेशन हो रहा है ये कहते हुए मैं ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर रहा हूं, तो लिमिट क्या है? या तो 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स कह रहा हूं, नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/10। वो लोग यहां पे शेयर होल्डिंग से फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पास बिल्कुल नहीं है शेयर्स तो भी एकदम नेग्लिजिबल, मेरे पास 5-5 शेयर्स हैं, ऐसा भी चलेगा। 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स या फिर 10% ऑफ इशूड शेयर capital, 10% of issued share capital. And if at all I'm talking about a company which does not have share capital, 1/5 of total members, who can apply under operation and mismanagement? For you, very important. I'm telling you, very important इस attempt के लिए। मैं आपको कह रहा हूं जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूंगा, मैं एक क्वेश्चन अभी से कह रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इफ अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, इफ अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल देन 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल और 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। चलिए एकदम कंफर्टेबली उसके बाद देखते हैं इसके अंदर और क्या है। नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है पावर ऑफ एनसीएलटी। उसमें जनरली एनसीएलटी की पावर्स दे रखी है कि एनसीएलटी किस किस तरह से इंटरफेयर कर सकता है, क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है। इट्स ओके, इसमें जनरली क्या क्या दिया हुआ है देख लिए। मान लीजिए आपके साथ हो रहा है ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब आपके साथ कंपनी के अंदर अच्छे से बिल्कुल ट्रीट नहीं हो रहा है, आपको आपके इंडिविजुअल राइट्स नहीं दे रहे, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं यारों? आप जा सकते हैं अंडर दीज ग्राउंड्स कोर्ट के पास। अब हम पढ़ रहे हैं कि कोर्ट आपके लिए क्या क्या चीजें कर सकता है, कोर्ट आपके लिए क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकता है। मान लीजिए आप ऐसा कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, आप अगर ऐसा कह रहे हैं डायरेक्टर्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, कोर्ट क्या कर सकता है? उस डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। कोर्ट उस डायरेक्टर, आपको लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, आपको लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है कि डायरेक्टर्स अच्छे से काम नहीं करे, डायरेक्टर्स कंपनी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, कोर्ट उस मैनेजमेंट को, उस मैनेजर स्पेसिफिक को निकाल सकता है। मान लीजिए कोई एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है जो आपको लग रहा है कि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं है, आप ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट चले गए कोर्ट के पास, कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ऐसे कुछ ऑर्डर्स है जो कोर्ट पास कर सकता है टू प्रोटेक्ट यू, टू प्रोटेक्ट यू। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो भी नोटिफाई हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन मतलब मान लीजिए कभी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया गया, कभी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया कोर्ट ने जिसके अंदर आप लोग मिसमैनेजमेंट में कोर्ट के पास गए, आप मिसमैनेजमेंट कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और किसी पर्सन को निकाल दिया, कोर्ट ने ऑर्डर पास करके किसी पर्सन को निकाल दिया,
दिस सेक्शन सिंपली सेज दैट पर्सन जिसको कोर्ट ने निकाला है विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन। जनरली क्या होता है, अगर आप किसी भी पर्सन को विदाउट नोटिस दिए निकालते हैं तो आपको उसको कंपनसेशन देना होता है, आपको उसे कंपनसेशन देना होता है। लेकिन इस केस में ये लिखा है कि अगर कोर्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस में किसी भी पर्सन को निकालती है तो वहां पे कंपनसेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। वन सेकेंडली वो छोड़िए, अगर किसी भी पर्सन को ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के चक्कर में निकाला है 5 साल तक वो पर्सन कहीं भी डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट नहीं हो सकता, की मैनेजरियल पोजीशन वो नहीं होल्ड कर सकता। लास्ट टॉपिक क्लास एक्शन सूट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम 245। पहली चीज क्लास एक्शन सूट क्या होते हैं? क्लास एक्शन सूट क्या होते हैं? क्लास एक्शन सूट रिफर्स टू दो सूट जो हमने अभी डिस्कस किए थे ना, हमने आज उसका रेफरेंस कहां देखा था? इन्वेस्टर एजुकेशन एक प्रोटेक्शन फंड के यूज के अंदर लास्ट रीइंबर्समेंट। चलिए ध्यान से, हम क्या बात कर रहे हैं? क्लास एक्शन सूट वो एक ऐसा सूट है जिसमें समवन इज रिप्रेजेंटिंग अ एंटायर क्लास। क्लास एक्शन सूट, कंपनी लॉ में इट इज अलाउड, सेक्शन 245, सेक्शन 245। यहां पे भी आपको क्या पढ़ना है? एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, हु कैन फाइल अ केस। एक बार रीड करिए ना एलिजिबिलिटी। एग्जैक्टली सेम, वर्ड टू वर्ड सेम है, परफेक्ट है। तो हमें ध्यान रखना है क्लास एक्शन सूट की भी एलिजिबिलिटी क्या है। इस पूरे चैप्टर में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में ज्यादा कुछ पढ़ने का ही नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह तो कंपनीज एक्ट में आपको डिस्क्राइब ही नहीं किया क्या होता है, तो वो हमारे वैसी परवी से चला जाता है। ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, हमने क्या देखा? ऑपरेशन रिफर्स टू एनी एक्ट विच इज बर्डनसम और हार्श। Mismanage refers to if at all the company is being managed in a manner which is prejudicial to the interest of the company, कंपनी के ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम चल रहा है, तो मिसमैनेजमेंट हो गया। उस केस में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं टू द कोर्ट। कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है आपके फेवर में, लेकिन अगर किसी भी पर्सन को निकाला जा रहा है तो क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा? नहीं। वो पर्सन 5 साल तक कहीं अपॉइंट हो सकता है? नहीं। बस, तो हमने क्या पढ़ा? एक वो पॉइंट एंड एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, दैट्स इट। चैप्टर में हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी और यही चीज आपको ध्यान भी रखनी है, यही चीज आपको ध्यान भी रखनी है। क्लास एक्शन सूट एलिजिबिलिटी, हु कैन फाइल अ क्लास एक्शन सूट? अगेन सेम, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। यारों कैसा होगा? ट्रस्ट मी, आप लोग एग्जाम में ये 1/5 को भी 1/10 लिख देंगे। नहीं लिखेंगे तो अच्छा है, दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेक श्योर आप इस 1/5 को 1/10 ना लिखें। ध्यान रखिएगा, होता क्या है, हमेशा अपन ने क्या पढ़ा है? शेयर कैपिटल है तो 10% ऑफ शेयर कैपिटल, नहीं है तो 10% ऑफ वोटिंग रेट। हमेशा परसेंटेज टर्म्स में सेम रहता है, यहां पे चेंज है। तो ध्यान रखना है कि वहां पे 1/10 था, यहां पे क्या हो गया है? 1/5। तो इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में गलती ना हो। That's it. चलिए यहां पे नाउ विल बी टॉकिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी एक बेहतरीन कंसेप्ट है। प्रोड्यूसर कंपनी इज नॉट अ रेगुलर कंपनी, एक नॉर्मल टाइप की कंपनी नहीं है। ये कंपनी के अंदर मेंबर्स बन सकते हैं सिर्फ मात्र केवल कौन लोग? प्रोड्यूसर्स। ओनली प्रोड्यूसर्स कैन बी अ मेंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। इफ एट ऑल द मेंबर्स आर प्रोड्यूसर्स and they have registered it as a producer company, then it is a producer company. Producer company और normal company में कुछ difference हैं और कुछ difference बहुत खास हैं। सब लोग एकदम ध्यान से, हमारे सामने एक लिस्ट दिख रही है आपको प्रोड्यूसर कंपनी की। आपको अगर ये सब पता है तो प्रोड्यूसर कंपनी का आपको पूरी नॉलेज है, सब्सटैंशियली पूरी नॉलेज है। कुछ माइन्यूट चीजें ऑफ कोर्स हो सकती है, आगे सब्सटैंशियल पार्ट प्रोड्यूसर कंपनी का यहीं पे खत्म होता है। चलिए लेट्स डिस्कस इट अप। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट करने के पहले बताइए, नॉर्मल कंपनी के अंदर अ 1 पर्सन कंपनी कैन बी स्टार्टेड विद हाउ मेनी मेंबर्स? प्राइवेट, पब्लिक, 7। एकदम क्लियर है। हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इफ एट ऑल इंडिविजुअल्स मींस मैं और आप, ऐसे हमारे जैसे लोग, अगर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कितने लोग होने चाहिए? 10। एकदम आराम से लिखिए मत अभी, लिखेंगे नहीं, समझिए आराम से बस। अगर इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाह रहे तो कितने होने चाहिए? 10। अगर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रही है, अगर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस मतलब कुछ प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलकर एक प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो देयर मस्ट बी
2 प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, मतलब 2 प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन मिलकर बन सकती है प्रोड्यूसर कंपनी। इंडिविजुअल्स हैं तो कितने चाहिए थे? 10। इफ एट ऑल कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है मतलब कुछ प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन और कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन और कुछ इंडिविजुअल्स मिलके बनाना चाह रहे हैं, तो यहां पे 10 मिनिमम मेंबर्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 है। मिनिमम मेंबर्स अगर इंडिविजुअल्स हैं तो 10, प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन है तो 2, कॉम्बिनेशन है तो 10। एक चीज सब लोग ध्यान रखिए, मान लीजिए